अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक के सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन की। बेसिकली यहाँ पे हम इस चीज से डील करते हैं कि कैसे हमारी लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक नॉलेज डिफरेंट लीगल और क्रिमिनल मैटर्स के साथ डील करती है। यानी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर जो डिफरेंट लीगल मैटर्स चल रहे हैं, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अंदर हमारी लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक नॉलेज का क्या रोल है, ये सारी सिचुएशन जो है ये फॉल करती है फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक के फील्ड में। यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड द लिंग्विस्टिक नॉलेज टू द लीगल एंड द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अपनी लैंग्वेज को और लिंग्विस्टिक नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट लीगल मैटर्स पे और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में। जो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक है वो कंबाइन करती है लैंग्वेज को और लॉ को। यानी कि लैंग्वेज को यूज करके डिफरेंट लीगल मैटर्स को कंडक्ट करवाया जाता है, डिफरेंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे हम कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? बेसिकली वो लैंग्वेज जो कोर्ट में यूज होती है, जुडिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, पुलिस इंटेरोगेशन में अपना रोल प्ले करती है वो लैंग्वेज, डिफरेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स को लिखने में और उनको रीड करने में वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लैंग्वेज यूज होती है उस लैंग्वेज को हम डील करते हैं फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक के अंदर। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑथर्स को कि भाई अगर कोई एनोनिमस टेक्स्ट हमारे पास पड़ा है, कोई सस्पेक्टेबल टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो बेसिकली जिस पर्सन ने लिखा है हम उसके बारे में पता लगवा सकते हैं उस टेक्स्ट के थ्रू। अगर हमारे पास कोई थ्रेट्स वाले मैसेजेस हैं, कोई रैंसम नोट्स हैं, कोई ऑनलाइन मैसेजेस हैं, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पीस ऑफ टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है जो थोड़ा सा नॉर्मेलिटी से हट के है, जो जरा थ्रेटफुल है, तो हम पता लगवा सकते हैं कि इस टेक्स्ट का सोर्स क्या है। और इसके पीछे हमारे पास जो सारे बेस है वो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक की है। लिंग्विस्ट जो है वो यहाँ पे काम करते हैं एक्सपर्ट्स के तौर पे, जो कि कोर्ट के अंदर एज ए एक्सपर्ट विटनेस कंसिडर किए जाते हैं। देन हम बात करेंगे फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक की हिस्ट्री की। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रिवेल हो रहा है फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक का, ये ज्यादा पुराना नहीं है। 1968 में ये कॉन्सेप्ट आया था फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक का, जो हमें दिया था जॉन स्वार्टविक ने। जॉन स्वार्टविक ने 1968 में फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक की फाउंडेशन रखी थी। और उसके बाद अब ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है इन साइबर क्राइम, प्लेजरिज्म डिटेक्शन और ऑथर आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा डीप रूट्स नहीं है फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक की। ये एक मॉडर्न फील्ड है जो कि पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट कंसिडर की जाती है। 1968 के बाद से लेकर अब तक ऑलमोस्ट हमारे पास 55 ईयर्स बनते हैं जिसमें फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक जो है हमारे पास वो बहुत प्रोमिनेंसी गेन कर चुकी है। देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की कि फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक के अंदर हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास है एविडेंस। एविडेंस बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जो फैक्ट्स को, ट्रुथ को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। देन हमारे पास होती है ऑथरशिप। ऑथरशिप का मतलब होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो जो टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, वो जो लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है, वो असल में है किसकी, किसने उसको लिखा है, किसने उसको प्रोड्यूस किया है। देन हमारे पास एक टर्म है प्लेजरिज्म की, कि यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट के बिना किसी और के वर्क को कॉपी करते हैं। यानी कि असल में वो वर्क किसी और का था, असल में वो राइटिंग किसी और की थी, और हम उसको क्रेडिट दिए बिना उसको अपने वर्क्स के अंदर यूज करते हैं, यानी कि उसके ऊपर अपनी ओनरशिप डिक्लेयर कर देते हैं। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिस्कोर्स एनालिसिस का, कि लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है टेक्सचुअल लेवल के ऊपर। इसमें हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की भी बात करते हैं, जहां पे लैंग्वेज की स्टडी की जाती है कॉन्टेक्सचुअल लेवल पे। देन हमारे पास एक्सपर्ट विटनेसेस होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनका ओपिनियन जो है वो प्रोफेशनल कंसीडर किया जाता है। यानी कि जो फॉरेंसिक लिंग्विस्ट होंगे वो कोर्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं और उसको एज ए विटनेस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि लैंग्वेज का कब कहाँ क्या मतलब निकाला जा सकता है। देन हमारे पास कॉर्पस का कॉन्सेप्ट है। कॉर्पस बेसिकली कलेक्शन ऑफ लार्ज लैंग्वेज डेटा सेट्स है जो एनालिसिस के लिए यूज होता है। देन हमारे पास एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई एक ही बात के मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं। देन लास्ट हमारे पास है स्टेटमेंट एनालिसिस, कि किस तरीके से यहाँ पे स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है। देन हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ लॉ की। जो हमारे पास लीगल लैंग्वेज होती है दैट इज क्वाइट फॉर्मल एंड टेक्निकल।
इसकी वोकेबलरी क्वाइट स्पेशलाइज्ड होती है, बहुत प्रिसाइज होती है, डिटेल्ड होती है, एक्यूरेट है, सर्टेन है और इमोशनलेस एंड फीलिंगलेस होती है जो लीगल लैंग्वेज हमारे पास है। देन हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे दैट आर ऑफ लीगल स्टाइल एंड लीगल रजिस्टर। लीगल स्टाइल में बेसिकली हम डील करते हैं कि किस तरीके से जो लीगल टेक्स्ट है उनको लिखा गया है, यानी कि उस स्पेसिफिक वे को स्टडी किया जाता है जो यूज होता है लीगल टेक्स्ट को लिखने में। और लीगल रजिस्टर बेसिकली वो स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है, वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट लीगल प्रोफेशनल यूज करते हैं अपने उस वर्क को लिखने के लिए। स्टाइल क्या है हमारे पास कि किस तरीके से एक वर्क को लिखा गया, और रजिस्टर क्या है कि कौन सी वोकेबलरी उसके अंदर यूज की गई है। अगर हम बात करें लीगल स्टाइल और लीगल रजिस्टर के फीचर्स की, तो यहाँ पे फॉर्मल टोन यूज की जाती है और पैसिव कंस्ट्रक्शन होती है, डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनरी एंड स्पेशल लीगल मीनिंग्स का। अब ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है और स्पेशल मीनिंग क्या होता है? ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है कि जो हर कोई समझ सके, जनरल पब्लिक जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है, किस सोशल क्लास से उसका ताल्लुक है, कितनी उसकी एज है, फर्क नहीं पड़ता, बस वो समझ सकते हैं सारे उस बात को, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी मीनिंग। जैसे एक वर्ड हमारे पास है व्हीकल। अब किसी के सामने हम ये वर्ड बोलेंगे, हर कोई कोई ना कोई मतलब निकाल लेगा, ठीक है कि भाई ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। लेकिन जो स्पेशल लीगल मीनिंग्स होते हैं उसमें जो मीनिंग है वो डिफाइन करता है लॉ। वहां पे अगर हम ये वर्ड व्हीकल बोलेंगे तो वो कुछ ऐसा ही उनके माइंड में आएगा कि भाई वो व्हीकल जिसके थ्रू एक्सीडेंट हुआ, वो व्हीकल जिसके थ्रू किसी को कोई इंजरी हुई, वो व्हीकल जो हमारे उस केस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू द लीगल मैटर्स। वहां पे वो वर्ड एक स्पेशल लीगल अथॉरिटी के तौर पे यूज होगा, उसकी एक लीगल फाउंडेशन होगी हमारे पास। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि आप किसी और के वर्क को विदाउट गिविंग देम द क्रेडिट यूज कर लेते हो, यानी कि आप किसी और की राइटिंग को, किसी और के वर्ड्स को यूज कर रहे हो, किसी और के आइडियाज को यूज कर रहे हो, लेकिन उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उनको क्रेडिट नहीं दे रहे। यहाँ पे उसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ना डिफरेंट कैटेगरीज में हो सकता है। जैसे आप डायरेक्ट कॉपी कर रहे हो, यानी कि जैसे कि राइटर ने लिखा वैसे उठा के आपने उसको कॉपी कर लिया, या पैराफ्रेज कर रहे हो लेकिन फिर आप साइटेशन नहीं दे रहे कि भाई आपने किसी और से आइडिया लिया है और उसको अपने वर्क्स में लिखा है। ठीक है, वर्ड्स वर्ड टू वर्ड नहीं है, वर्ड्स डिफरेंट है, लेकिन स्टिल पैराफ्रेजिंग कर ली, बट आपने साइटेशन नहीं दी, क्योंकि आइडिया के ऊपर यहाँ पे प्लेजरिज्म आ जाता है। देन हमारे पास सेल्फ प्लेजरिज्म होता है कि भाई हमने अपने ही किसी पुराने वर्क को यूज करके यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, अपने इस वर्क में उठा के यूज कर लिया जो हमारी न्यू राइटिंग्स है। देन हमारे पास आता है पैच वर्क प्लेजरिज्म, कि जिसके अंदर हम उठा के पूरा का पूरा एक पैच कहीं और से उठा के कहीं और लगा देते हैं। Then हमारे पास आता है लिंग्विस्टिक रिस्पॉन्स टू सस्पेक्टेड प्लेजरिज्म। इसमें हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं प्लेजरिज्म को? सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट कंपैरिजन, देन है लेक्सिकल एनालिसिस, देन वी हैव द स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड द लास्ट इज सोर्स आइडेंटिफिकेशन। अब टेक्स्ट कंपैरिजन में क्या होता है कि बेसिकली हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट को और उस टेक्स्ट को जिसपे हमें शक होता है कि ये प्लेजराइज्ड है, यानी कि सस्पेक्टेड टेक्स्ट को। देन हमारे पास है लेक्सिकल एनालिसिस, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं वोकैबुलरी की सिमिलैरिटी को, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि अगर सारे वर्ड सेम है तो ये प्लेजराइज्ड है, ये कॉपीड है वर्ड। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं सेंटेंस के पैटर्न को और ऑर्गेनाइजेशन को, कि क्या आइडियाज उसी सीक्वेंस में है जिस तरीके से ओरिजिनल वर्क के अंदर थे, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये प्लेजराइज कंटेंट है। देन हम बात करते हैं सोर्स आइडेंटिफिकेशन की। हम यहाँ पे डिटरमिन करते हैं ओरिजिनल सोर्स को, कि भाई अगर ये बात की जा रही है, क्या सिमिलर बात पहले कहीं किसी और वर्क में किसी और पर्सन के थ्रू की गई थी? अगर ऐसा है तो क्या वर्डिंग सेम थी, क्या सेंटेंस पैटर्न सेम था, क्या उस टेक्स्ट की जो वोकैबुलरी है वो सेम थी? अगर ऐसा है तो ये वर्क प्लेजराइज होगा। देन हम बात करेंगे फॉरेंसिक टेक्स्ट को स्टडी कैसे करते हैं। जो फॉरेंसिक लिंग्विस्ट होते हैं हमारे पास, वो टेक्स्ट को बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं। वो उसकी वोकैबुलरी, उसके मीनिंग, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और स्टाइल के ऊपर बात करते हैं। जो फॉरेंसिक लिंग्विस्ट होते हैं वो ये मल्टीपल क्वेश्चंस को अपनी बेस बनाते हैं कि हु रोट इट, कि ये टेक्स्ट आखिर लिखा किसने है, व्हाई इट वाज रिटन, क्यों लिखा गया था, व्हाट डज इट मीन, कि ये क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा था पर्सन जिसने ये टेक्स्ट लिखा है, एंड इज इट जेन्युइन, क्या वाकई किसी एक्यूरेट पर्सन ने ये टेक्स्ट लिखा है, या ऐसे ही ये जो है डिफरेंट वर्क से मिलके ये बन गया। हु रोट इट, व्हाई वाज इट रिटन, व्हाट डज इट मीन एंड इज इट जेन्युइन। ये चार क्वेश्चन जो है ये फॉरेंसिक लिंग्विस्ट अपनी बेस बना लेते हैं कोई भी सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले। देन हमारे पास लैंग्वेज एंड लॉ ऑफ
प्रोडक्ट वार्निंग है। प्रोडक्ट वार्निंग क्या होती है? अक्सर आपने ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिसके ऊपर कोई वार्निंग लिखी होती है, जैसे कई मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब वो एक प्रोडक्ट वार्निंग होती है, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर कोई वार्निंग लिख दी जाए। प्रोडक्ट वार्निंग में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, वो कंज्यूमर्स को वार्न करने के लिए दी जाती है कि भाई इससे ये वाला खतरा भी हो सकता है। जैसे अक्सर पेट्रोल की गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि भाई खतरा है, डेंजर है, तो बेसिकली वो नेक्स्ट पर्सन को अवेयर करना चाह रहे होते हैं कि भाई अपनी हिफाजत खुद करो। यानी कि यहाँ पे ये जो वार्निंग दी जा रही है ये बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि अगला पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सके, एक्यूरेट बात की जाए ताकि वो अगला पर्सन उसको ईजी वे में समझ सके कि आखिर बात क्या की जा रही है। देन हम डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ द फॉरेंसिक लिंग्विस्ट को, कि जो फॉरेंसिक लिंग्विस्ट होते हैं वो सबसे पहले हमारे पास एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं, यानी कि जो प्रूफ और एविडेंस उनको दिए जाते हैं वो उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर को एनालाइज करते हैं। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ऑथर को, यानी कि जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करने वाला पर्सन है वो उसके बारे में पता लगाते हैं। देन वो एग्जामिन करते हैं कन्फेशन को, कि एक दफा जब ऑथर का पता चल गया तो वो उससे पूछेंगे, जब उसकी जो कन्फेशंस आएंगी वो उसको एग्जामिन करेंगे। उसके बाद वो डिटेक्ट करते हैं प्लेजरिज्म को, कि भाई जो कन्फेशंस आ गई, जो ऑथर ने बात की है, क्या वो किसी और की बात कही भी बात तो नहीं है, क्या वो कॉपीड मटेरियल तो नहीं है, क्या वो किसी और का कॉपीड आइडिया तो नहीं है। बेशक वर्ड्स जो हैं वो ऑथर के ही हैं जो न्यू पर्सन है, लेकिन क्या आइडिया तो किसी और का नहीं है। फिर वो एनालाइज करते हैं थ्रेट्स को और रैंसम नोट को, क्या कोई ऐसी बात तो इसके अंदर नहीं की जा रही टेक्स्ट के अंदर जो किसी के लिए नुकसानदा हो। देन वो हेल्प करते हैं लॉयर्स की और पुलिस की, यानी कि जो फॉरेंसिक लिंग्विस्ट होते हैं यहाँ पे वो लॉ में और पुलिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें एक सर्टेन मैटर को डील करने में। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि लिंग्विस्ट जो है वो एक्सपर्ट विटनेस होते हैं। कैसे? अब लिंग्विस्ट कौन होता है? जो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देता है कोर्ट में। फॉरेंसिक लिंग्विस्ट वो होता है जिनके ओपिनियन कोर्ट में कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज करते हैं लैंग्वेज एविडेंस को, उसके बाद वो अपनी फाइंडिंग्स को जज के सामने प्रेजेंट करते हैं। खुद से आके वो कोई बात नहीं कहते, जो लैंग्वेज के अंदर उनकी इंटरप्रिटेशन निकलती है वो वही आके अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं बिफोर द जुडिशरी। यहाँ पे वो अपने अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं, कोई पार्शियलिटी, कोई बाइसनेस नहीं होती उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर। यहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं जिसमें सारे फैक्टर्स, सारे एस्पेक्ट के थ्रू वो एक टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। देन हमारे पास सर्टेन लेवल के ऊपर बात की जाती है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल, फोनेटिक, सिंटैक्टिक, लेक्सिकल और प्रैग्मेटिक है। अब मॉर्फोलॉजिकल मीनिंग में क्या किया जाता है कि वर्ड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। फोनेटिक सिमिलैरिटीज में यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की स्टडी की जाती है कि किस तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर प्रोनाउंस किया जा रहा है वर्ड्स को। देन सिंटैक्टिक कम्प्लेक्सिटी की बात की जाती है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। देन लेक्सिको ग्रामेटिकल एम्बिग्युइटी को डील किया जाता है कि कहीं जो सेंटेंस है वो दो मीनिंग्स तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तो कौन सा मीनिंग वो है जो ऑथर कन्वे करना चाह रहा था अपनी ऑडियंस को। देन बात की जाती है हमारे पास लेक्सिकल मीनिंग की, कि भाई जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है। देन प्रैग्मेटिक मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या बात कन्वे हो रही है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सपर्ट ओपिनियन और एडमिसिबल एविडेंस का। एक्सपर्ट ओपिनियन जो है, यानी कि जो फॉरेंसिक लिंग्विस्ट होता है वो प्रोफेशनल कंक्लूजन देता है अपने एनालिसिस की बेस पे, उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट कौन है? फॉरेंसिक लिंग्विस्ट है, और उसके ओपिनियन को यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो एनालिसिस बेस्ड होता है, खुद से पर्सन वो कोई बात नहीं कर रहा होता। एडमिसिबल एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, वो एविडेंस, वो विटनेसेस जिनको कोर्ट एक्सेप्ट करता है, ये रेलेवेंट होते हैं, रिलायबल होते हैं और साइंटिफिकली सपोर्टेड होते हैं, यानी कि प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही ये कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं और रिपोर्टेड होते हैं, यानी कि क्लियरली एक्सप्लेन्ड होते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हमने फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक को हर पर्सपेक्टिव से देखा। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन की बात की, देन हमने उसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया, फिर हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास एविडेंस, ऑथरशिप, प्लेजरिज्म्स, डिस्कोर्स एनालिसिस, एक्सपर्ट विटनेस, कॉर्पस, एम्बिग्यूटी और स्टेटमेंट एनालिसिस थे। देन हमने लॉ की लैंग्वेज की बात की, उसके बाद हमने लैंग्वेज स्टाइल और रजिस्टर को डिस्कस किया। देन हमने ऑर्डिनरी एंड द स्पेशल लीगल मीनिंग की बात की, प्लेजरिज्म को अंडरस्टैंड किया, लिंग्विस्टिक रिस्पांस को अंडरस्टैंड किया जो सस्पेक्टेड प्लेजरिज्म्स के ऊपर आते हैं। देन हमने बात की कि फोरेंसिक टेक्स्ट को में किस किस बात को पढ़ा जाता है। देन हमने प्रोडक्ट वार्निंग को अंडरस्टैंड किया कि क्या जो वो लैंग्वेज है वो सही से मीनिंग कन्वे करती है या नहीं करती प्रोडक्ट वार्निंग में। देन हमने फोरेंसिक लिंग्विस्ट के वर्क को अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से जो फोरेंसिक लिंग्विस्ट है वो अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। देन हमने यहाँ पे लिंग्विस्टिक को एज ए एक्सपर्ट विटनेस कहा और क्यों कहा जाता है इस चीज को अंडरस्टैंड किया। देन हमने मल्टीपल लेवल पे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल, फोनेटिक,
ग्रामेटिक, सिंटैक्टिक, लेक्सिको-ग्रामेटिकल, लेक्सिकल और प्रैग्मेटिक लेवल के ऊपर लैंग्वेज को एनालिसिस किया। देन हमने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एक्सपर्ट ओपिनियन, एडमिसिबल ओपिनियन। Basically, this was all about the forensic linguistic. That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.